प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के विषय में इस व्याख्यान में बात करेंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि अज्ञेय प्रयोगवादी नई कविता धारा के कवि थे और उन्होंने इस प्रयोगवादी कविता के स्वरूप को बहुत निखारा और बढ़ाया। आज हम देखेंगे कि प्रयोगवादी नई कविता धारा में अज्ञेय का स्थान क्या था। हिंदी के काव्य क्षेत्र में द्विवेदी युग की जो उपदेशात्मक और नैतिकता प्रधान इतिवृत्तात्मक कविता थी, उसके विरुद्ध जो आंदोलन आरंभ हुआ था, उसमें रहस्यमयी भावनाओं, लाक्षणिक और प्रतीकात्मक प्रयोगों, चित्रमयी भाषा, दूरारूढ़ कल्पना, ध्वन्यात्मकता, स्वानुभूति की संवेदनात्मक विवृति, प्रकृति के रमणीय चित्रों की बहुलता आदि का प्राधान्य था। इस कविता में द्विवेदीकालीन कविता में पर्याप्त नैतिकता एवं सुधारवादी उपदेशात्मकता के स्थान पर मानवता के पक्ष का समर्थन दृढ़ता के साथ किया गया था। श्रृंगार चित्रण की मांसल और स्थूल प्रणाली के स्थान पर मानसिक पक्ष का संवहन करने वाली सूक्ष्म चित्र प्रणाली को स्वीकार किया गया था। सांप्रदायिकता एवं परंपरागत धार्मिकता के स्थान पर सर्वचेतनवाद और सर्वात्मक भावना का प्रचार प्रसार किया गया। रूढ़िवादी शास्त्रीय वर्णन पद्धति के स्थान पर स्वच्छंदतावादी नूतन वर्णन पद्धति को अपनाया गया था, जिसमें शब्द विधान, छंद विधान, अलंकार विधान आदि सभी कुछ नूतन और नवीन थे, और जिसमें प्राकृतिक निरपेक्षता के स्थान पर प्रकृति सुंदरी के अधिकाधिक सुंदर, सजीव और संश्लिष्ट चित्र अंकित किए थे। नूतन काव्य धारा ने पूर्व प्रचलित जगत के मिथ्यात्व संबंधी सिद्धांत का विरोध करके प्रकृति को आत्मा का सचेतन रूप मानते हुए जगत एवं प्रकृति सभी को सत्य घोषित किया। सर्वत्र एक चेतनता को विलास करते हुए देखा और मानवता को विजयनी बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान की। इतना ही नहीं, सूक्ष्म भावानुगामिनी कविता धारा को प्रवाहित करके पूर्व प्रचलित जो पौराणिक कथाएं और नारी के बाह्य सौंदर्य चित्रण संबंधी जो अलग अलग वेदनाओं के आधार पर इन्होंने स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। इस नूतन कविता धारा को छायावाद के नाम से भी अभिहित किया गया। आगे चलकर इस छायावादी काव्य धारा का भी घोर विरोध हुआ। इसमें स्वानुभूति की प्रबलता के कारण जो व्यक्तिवादिता अधिक थी, उसके विरुद्ध समष्टिवादिता का प्रचार हुआ। उसमें कल्पना के मनोराज्य में विचरण करने की जो प्रबलता थी, उसके विरुद्ध यथार्थ चित्रण को महत्व दिया गया। अभिव्यक्ति संबंधी जो गहन गंभीरता और किसी सीमा तक दुरूहता थी, उसके विरुद्ध विषय वस्तु के प्रति आग्रहशील बनते हुए अभिव्यक्ति की सरलता, सुबोधता एवं स्पष्टता पर बल दिया गया। इतना ही नहीं, छायावाद ने हिंदी कवियों को जो मानव जीवन और प्रकृति से संबंधित वर्ण विषय दिए थे, उनके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उन चित्रणों को अभिजात्य वर्ग से संबंधित मानकर उनका सर्वसाधारण के जीवन में कोई लगाव स्वीकार नहीं किया गया। इसी कारण उनके स्थान पर मजदूरों, कृषकों, शोषितों, दलितों एवं सर्वहारा वर्ग के पीड़ित मानवों के चित्रण को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया। छायावाद के विरुद्ध उत्पन्न हिंदी काव्य की इस नूतन धारा को प्रगतिवाद के नाम से अभिहित किया गया, और इस काव्य धारा के प्रवर्तक कवियों ने मार्क्सवाद से गठबंधन करके इस बात का प्रचार प्रसार अधिक किया कि जीवन में सतत संघर्ष अनंत काल से चला आ रहा है। संघर्ष को जन्म देने वाली प्रकृति समाज के उन दो वर्गों के कारण उत्पन्न होती है जो पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग कहलाते हैं। इनमें से पूंजीपति शोषक और मजदूर शोषित हैं। अतः मजदूर, किसान आदि सरहारा वर्ग को शोषकों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करके
एक ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए आंदोलन करना चाहिए जहाँ कोई शोषक न हो, पूंजीपति न हो, अपितु पूंजी का समान विभाजन हो तथा सभी को समान सुख सुविधाएं प्राप्त हों। इन कवियों के लिए रूस तथा चीन की क्रांतियां आदर्श बन गई और ये कवि भारतीय न रहकर कुछ कुछ रूसी तथा चीनी बन गए। इस तरह छायावाद ने हिंदी कविता में जो कल्पना की रंगीनी और स्वानुभूति की सुकुमारता प्रदान की थी, प्रगतिवाद ने उसके स्थान पर कठोर यथार्थवाद को लाकर काव्य के क्षेत्र को शुष्कता और रुक्षता से परिपूर्ण कर दिया। उस क्षण हिंदी के अधिकांश कवि यह अनुभव करने लगे कि प्रगतिवाद कोई नूतन काव्यधारा न होकर राजनीतिक धारा है, जो साहित्य के माध्यम से प्रवाहित हो रही है और जिसका एकमात्र उद्देश्य मार्क्सवादी विचारधारा को भारतीय जनजीवन में व्याप्त कर देना है। अतः जैसे छायावादी कविता का विरोध उसकी अतिशय अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण हुआ था, उसी तरह प्रगतिवादी कवि का विरोध भी उसकी अतिशय बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण होने लगा, क्योंकि प्रगतिवाद में राजनीतिक विचारों की तीक्ष्ण गंध थी और साहित्यिक आंदोलन का उसमें सर्वथा अभाव था। 1940-41 के आसपास भारतीय जनजीवन में दमन, गतिरोध, महंगाई, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय संघर्ष आदि ने ऐसी उथल पुथल मचा दी कि भारत का मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी इनसे क्षुब्ध हो गया। उसके हृदय में असंतोष की तीव्र ज्वाला धधकने लगी और अधिक संवेदनशील होने के कारण व्यथित और बेचैन दिखाई देने लगा और आंदोलनों की असफलताओं ने उसे नूतन क्रांति की ओर उन्मुख कर दिया। ऐसी स्थिति में ऐसी काव्यधारा का श्री गणेश हुआ जिसमें न तो छायावाद की सी मधुरता एवं सुकुमार कल्पनाओं की रंगीनी थी, जिसमें प्रगतिवाद की ठोस यथार्थ शुष्कता और रुक्षता थी, अपितु इसमें प्रयोगशीलता के प्रति ललक थी, कविता की नई नई राहों का अन्वेषण की प्रवृत्ति थी, छायावादी रोमांटिक भावुकता से छुटकारा दिलाने की प्रेरणा थी, नवीन परिवर्तनों से शुद्ध संवेदना को नई सौंदर्य दृष्टि प्रदान करने की उत्कंठा थी, व्यक्ति की इकाई तथा समाज की व्यवस्था के बीच संबंध को स्वर देने तथा उसे शुभ बनाने की लालसा थी। काव्य की इस सामाजिक महत्व स्वीकृति का आग्रह था, जिसमें सादृश्यमूलक अलंकारों के स्थान पर बड़े अर्थों को प्रतिध्वनित करने वाले स्वतः स्फूर्त प्रतीकों एवं सजीव बिंबों को सजाकर और संवार कर रखने के लिए अधिक जोर दिया गया था। इस काव्यधारा को प्रयोगवाद नाम दिया गया और तार सप्तक के प्रकाशन की तिथि से इसका शुभारंभ माना गया। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में तार सप्तक का प्रकाश एक महत्वपूर्ण घटना थी। सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें जिन 7 कवियों की कविताएं प्रकाशित हुई थी उनके नाम हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। इन 7 कवियों का एक कविता काव्य प्रकाशित हुआ जिसको नाम दिया गया तार सप्तक। इसके प्रधान संपादन अज्ञे थे। उन्होंने इस सप्तक की भूमिका में इस नूतन काव्यधारा की वकालत करते हुए कविता विषयक अपनी मान्यताओं का उद्घाटन किया। इतना ही नहीं, अन्य कवियों ने भी अपने अपने वक्तव्य देकर अपनी काव्य विषयक मान्यताओं की ओर संकेत किए। इसके 8 वर्ष उपरांत 1951 में अज्ञे के ही संपादकत्व में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश कुमार मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती की कविताएं संकलित हैं। इन 7 कवियों ने भी अपने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए
स्वीकार किया है कि वे कौन सी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हैं और उनकी काव्य विषयक दृष्टि कौन सी रही है। इसके 8 वर्ष उपरांत तीसरा सप्तक पुनः अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय नारायण शाही तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं संकलित हैं। इस प्रकार तीनों सप्तकों के संकलनकर्ता, संपादन एवं भूमिका लेखन अज्ञेय ही हैं। अज्ञेय की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का फल ये रहा कि हिंदी में आज एक नूतन काव्य धारा 1943 से प्रवाहित हो रही है।